प्रस्तुत है पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट, भाग 1, अध्याय 3, आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम। परिवर्तन क्यों होता है? मैदान के अंतिम छोर पर लगी घड़ी समय दिखा रही थी। खेल खत्म होने में अब केवल 8 मिनट और 19 सेकंड का समय बचा था। मैदान पर टैंपा बे बुकानेर्स टीम खेल रही थी, जो न केवल नेशनल फुटबॉल लीग बल्कि व्यावसायिक फुटबॉल के पूरे इतिहास की सबसे बुरी टीम थी। पर इस टीम के मुख्य कोच, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया था, को खेल खत्म होने के कुछ ही मिनट पहले आशा की एक किरण नजर आने लगी। 17 नवंबर 1996 को रविवार का दिन था और शाम होने वाली थी। बुकानेर्स टीम अमेरिका के सैन डिएगो शहर में चार्जर्स टीम के साथ खेल रही थी। चार्जर्स टीम पिछले वर्ष सुपर बॉल में अपना प्रदर्शन दिखा चुकी थी। इस मैच में बुकानेर्स 17-16 से पीछे चल रही थी। इस टीम ने अब तक सिर्फ हार ही देखी थी। बुकानेर्स को पूरे सत्र में एक भी जीत हासिल नहीं हुई थी। वे पिछले एक दशक से लगातार हारते आ रहे थे। बुकानेर्स ने पश्चिमी तट पर पिछले 16 वर्षों में एक भी मैच नहीं जीता था। आखिरी बार जब बुकानेर्स ने जीत हासिल की थी, तब इस टीम के मौजूदा खिलाड़ी स्कूल में रहे होंगे। इस साल उनका रिकॉर्ड 2-8 का था। ऐसे ही खेल में एक और टीम थी, जो इतनी बुरी थी कि आने वाले समय में होपलेस यानी आशाहीन शब्द में लेस यानी हीन लगाने का श्रेय इसी टीम को दिया जा सकता है। इस टीम का नाम था डेट्रॉइट लायंस। लेकिन इस साल डेट्रॉइट लायंस ने भी बुकानेर्स को पहले 21-6 और फिर 3 सप्ताह बाद 27-0 से हराया था। एक समाचार पत्र में बुकानेर्स की खिल्ली उड़ाते हुए इसे अमेरिकन अरेंज डोरमैट यानी ऐसी टीम जिसे मैदान में कोई भी रौंद कर चला जाता है, कहा गया था। इस टीम के मुख्य कोच टोनी डंगी को इसी वर्ष जनवरी में यह नौकरी मिली थी, लेकिन अब ESPN का अनुमान था कि यह वर्ष समाप्त होने से पहले ही शायद टोनी डंगी को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन 17 नवंबर 1996 को हुए उस मैच में मैदान के एक ओर खड़े कोच डंगी ने कुछ ऐसा देखा जिससे उन्हें अपनी योजना कामयाब होती नजर आने लगी। मैदान पर उनकी टीम खेल के अंतिम क्षणों के लिए अपनी व्यूह रचना बनाकर अपनी तैयारी कर रही थी, जबकि डंगी को लग रहा था मानो अचानक आसमान से सारे बादल छंट गए हों और सूर्य निकल आया हो। आमतौर पर डंगी मुस्कुराते नहीं थे। वे मैच के दौरान अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं होने देते थे, पर मैदान में कुछ ऐसा हो रहा था जिसके चलते उन्हें अपनी वर्षों की मेहनत रंग लाती नजर आ रही थी। मैच देखने आए करीब 50,000 दर्शक स्टैंड पर बैठे डंगी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन डंगी को मैदान में जो नजर आ रहा था उसे कोई और देख नहीं पा रहा था। टोनी डंगी पिछले 17 वर्षों से इस नौकरी के इंतजार में थे। इस दौरान उन्होंने सहायक कोच के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, पीटर्सबर्ग स्टीलर्स, कैंसास सिटी चीफ्स और अंत में दोबारा मिनेसोटा में वाइकिंग्स के साथ काम किया था। उन्हें पिछले एक दशक में 4 बार NFL टीमों के मुख्य कोच के पद के लिए इंटरव्यू देने को आमंत्रित किया जा चुका था। इंटरव्यू में असफलता मिलने का एक कारण था फुटबॉल कोचिंग को लेकर टोनी डंगी के विचार। इंटरव्यू के दौरान डंगी पूरे धैर्य के साथ अपने विचार सामने रखते हुए बताते थे कि खेल में जीत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है खिलाड़ियों की आदत बदलना। वे नहीं चाहते थे कि खिलाड़ियों को अलग अलग किस्म के ढेरों निर्णय खेल के दौरान लेने पड़े, क्योंकि वे मानते थे कि मैदान पर खिलाड़ियों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सहज और आदतन होनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर वे खिलाड़ियों में सही आदतें विकसित कर पाए तो उनकी टीम की जीत निश्चित है। डंगी के अनुसार चैंपियंस दूसरे से कुछ अलग या अनोखा नहीं करते। वे सामान्य चीजें ही इतनी तेज गति से करते हैं कि उन्हें ये करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। उनकी गति ऐसी होती है कि विपक्षी टीम को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिल पाता। चैंपियंस इस तेज गति को अपनी आदत बना लेते हैं और फिर जो कुछ भी करते हैं इसी आदत के अनुसार करते हैं। इंटरव्यू के दौरान अन्य टीमों के मालिक डंगी से पूछते, आप खिलाड़ियों में ये नई आदतें कैसे विकसित करेंगे? इस पर डंगी का जवाब होता, अरे नहीं, मैं खिलाड़ियों में नई आदतें विकसित नहीं करने वाला। फिलहाल इन खिलाड़ियों की जो भी आदतें हैं उन्हें विकसित करने में उन्होंने पूरा जीवन लगाया है, ताकि उन आदतों की मदद से ही उनका NFL में चुनाव हो सकता है। इसलिए कोई भी खिलाड़ी केवल एक नए कोच के कहने भर से अपनी जीवन भर की आदतें नहीं छोड़ सकता। यही कारण था कि डंगी खिलाड़ियों में नई आदतों को विकसित करने के बजाय
केवल उनकी पुरानी आदतों को परिवर्तित करना चाहते थे। आदतें 3 चरणों वाला फंदा होती हैं: इशारा, क्रिया और इनाम। डंगे का अनुभव कहता था कि यदि इशारा और इनाम समान रखकर केवल क्रियाओं को परिवर्तित किया जाए तो आदतों में बदलाव लाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वे आदतों के फंदे के दूसरे चरण यानी क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। डंगे खिलाड़ियों के दिमाग में पहले से बनी क्रियाओं का उपयोग करके उनकी पुरानी आदतों को परिवर्तित करना चाहते थे। डंगे की प्रशिक्षण नीति से आदत परिवर्तन का एक सुनहरा नियम सामने आया। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका था कि परिवर्तन लाने का सबसे शक्तिशाली तरीका यही है। डंगे जानते थे कि इंसान अपनी बुरी आदतों को जड़ से कभी नहीं मिटा सकता। डंगे समझ चुके थे कि इंसान के पुराने इशारों और इनाम को जस का तस रखते हुए केवल एक नई क्रिया का इस्तेमाल करके आदत परिवर्तन करना संभव है। आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम भी यही है कि पुरानी आदत को परिवर्तित करने के लिए उसका इशारा और इनाम जस का तस रखते हुए इस फंदे में एक नई क्रिया जोड़ दी जाए। इस नियम का पालन करके किसी भी आदत को परिवर्तित किया जा सकता है। इस सुनहरे नियम ने शराब, मोटापा, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऐसी 100 से भी अधिक घातक समस्याओं के इलाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस नियम को समझकर लोग खुद भी अपनी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। जैसे अधिक चटपटे खाने की आदत तब परिवर्तित नहीं हो सकती जब तक पुराने इशारे और इनाम प्राप्ति की तीव्र इच्छा को पूरा करने के लिए सही क्रिया ना चुनी जाए। इसी तरह जब तक निकोटीन की इच्छा को शांत करने के लिए कोई अन्य क्रिया नहीं मिल जाती तब तक धूम्रपान की आदत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। डंगे ने अलग अलग टीम के मालिकों को 4 बार आदतों पर आधारित अपना यह दर्शन समझाया। चारों बार इन मालिकों ने विनम्रता से डंगे की बात सुनी और उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि वे अपना कीमती समय निकालकर इंटरव्यू के लिए आए। पर चारों मौकों पर टीम के मालिकों ने नौकरी के लिए डंगी की जगह किसी और को चुना। 1996 में बुकानेर्स के परेशान मालिक ने डंगी को इंटरव्यू के लिए बुलाया। डंगी टैंपा बे गए और वहां उन्होंने एक बार फिर टीम को जिताने का अपना दर्शन सामने रखा। इंटरव्यू के दूसरे ही दिन उन्हें नौकरी पर रख लिया गया। आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम। बुरी आदतों को जड़ से नहीं मिटाया जा सकता, उन्हें सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। डंगे की इस योजना ने कुछ ही समय में बुकानेर्स को फुटबॉल लीग की सबसे सफल टीम बना दिया। आगे चलकर वह NFL के ऐसे इकलौते कोच बने जो लगातार 10 वर्षों तक प्ले ऑफ में पहुंचे। इसके अलावा वे सुपर बॉल जीतने वाले पहले अफ्रीकन अमेरिकन कोच भी बने और व्यावसायिक खेलों की दुनिया की सबसे आदरणीय हस्ती बनकर उभरे। उनकी प्रशिक्षण नीतियां न केवल फुटबॉल लीग में बल्कि हर खेल में अपनाई जाने लगी। उनके इस तरीके ने खिलाड़ियों के अलावा अन्य लोगों को भी अपनी आदतें बदलने का रास्ता दिखाया। लेकिन यह सब तो बहुत बाद में हुआ। फिलहाल सैन डिएगो के उस मैदान के किनारे खड़े डंगी के मन में केवल एक ही विचार था, जीत का। मैदान के एक किनारे खड़े डंगी ने ऊपर लगी घड़ी पर नजर डाली। खेल का समय पूरा होने में अब केवल 8 मिनट और 19 सेकंड का समय बाकी थे। हमेशा की तरह बुकानेर्स खेल में पीछे थे और उनके लिए गोल करने के अवसर खत्म होते जा रहे थे। हालात यह थी कि अगर उनके डिफेंस के खिलाड़ियों ने अब भी कुछ नहीं किया तो इस मैच में भी उनकी हार निश्चित थी। गेंद सैन डिएगो के 20 यार्ड की रेखा में थी। चार्जर्स टीम के क्वार्टरबैक स्टैन हम्फ्रीज अगली स्ट्राइक के लिए तैयार थे और इस बात को लेकर अस्वस्थ थे कि यह मैच उनकी टीम की जीत के साथ ही खत्म होगा। जैसे ही घड़ी का कांटा फिर से घूमना शुरू हुआ, हम्फ्रीज गेंद की ओर लपके, लेकिन डंगी का ध्यान हम्फ्रीज पर नहीं था। बुकानेर्स के खिलाड़ी मैदान पर अपना व्यूह रच रहे थे। उन सभी ने महीनों तक इस योजना को अमल में लाने का अभ्यास किया था। डंगी जानते थे कि उनके खिलाड़ी इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनका सारा ध्यान अपने खिलाड़ियों पर था। पारंपरिक तौर पर फुटबॉल का खेल छलाओं, योजनाओं और विपक्ष को धोखे में रखने का खेल है। जिस कोच के पास खेल का सर्वाधिक ज्ञान होता है और जिसकी योजनाएं सबसे जटिल होती हैं, वही अपनी टीम को जीत दिला पाता है। पर डंगी ने इससे बिल्कुल विपरीत तरीका अपनाया था। उन्हें जटिल योजनाओं और छलाओं में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। जब डंगी की डिफेंस लाइन के खिलाड़ी अपनी योजना पूरी करने के लिए मैदान पर अपना स्थान लेने लगे तो स्टेडियम में मौजूद हर कोई इस बात से वाकिफ था कि उनकी अगली चाल क्या होगी। डंगी ने बिल्कुल अलग ही तरीका अपनाया क्योंकि उनका विचार था
कि खेल में छलावे की आवश्यकता नहीं है। वे तो बस इतना चाहते थे कि उनके खिलाड़ी बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा तेज हों। फुटबॉल के खेल में एक एक मिलीसेकंड भी महत्वपूर्ण होता है। यही कारण था कि डंगी ने अपने खिलाड़ियों को ढेरों युक्तियां सिखाने के बजाय बस कुछ ठोस और कारगर युक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया था और दिन रात सिर्फ उन्हीं का अभ्यास करवाया था। यह अभ्यास इस तरह करवाया गया था कि इस दौरान खिलाड़ी मैदान में जो भी क्रिया करे वह उनकी आदत बन जाए। यह ऐसी नीति थी जो अगर कारगर साबित हुई तो डंगी के खिलाड़ी मैदान में इतनी तेजी दिखाते कि विपक्षी टीम को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। सब कुछ डंगी की योजना पर टिका हुआ था। अगर उनके खिलाड़ी क्रिया करने से पहले ज्यादा सोचते या हिचकिचाते या फिर अगर वह क्रियाएं उनकी आदत ना बनी होती तो पूरी योजना पर मिनटों में पानी फिर सकता था। और अब तक डंगी के खिलाड़ी हमेशा गड़बड़ियां ही करते आए थे, लेकिन इस बार अपनी 20 यार्ड की रेखा के अंदर खड़े बुकानेस के खिलाड़ियों में कुछ तो ऐसा जरूर था जो बिल्कुल अलग था। जैसे बुकानेस के डिफेंसिव छोर पर रेगन अफसा स्क्रमेज लाइन में 3 पॉइंट की मुद्रा के साथ खड़े थे, लेकिन अपने स्थान पर खड़े अफसा का ध्यान टीम के बाकी खिलाड़ियों पर नहीं था। इसके विपरीत वह केवल उन इशारों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में लगे थे जो उन्हें डंगी ने सिखाए थे। सबसे पहले उन्होंने विपक्षी लाइनमैन के पैर की ओर देखा। उसने अपने पंजे पीछे की ओर मोड़ रखे थे, जिसका मतलब था कि बुकानेस के क्वार्टरबैक के वहां से गुजरने से पहले ही यह लाइनमैन कुछ कदम पीछे जाकर उसे ब्लॉक करने के लिए तैयार था। इसके बाद अफसा ने लाइनमैन के कंधों पर गौर किया, साथ ही यह भी परख लिया कि उसके बगल में खड़े खिलाड़ी और इसमें कितना अंतर है। लाइनमैन के कंधे अंदर की ओर झुके हुए थे और उसके बगल में खड़े खिलाड़ी और उसके बीच का अंतर अपेक्षा से कुछ कम था। इन इशारों पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस बात का अफसा ने इतनी बार अभ्यास किया था कि अब उसे यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि इस स्थिति में उसे क्या करना है। उसे तो बस अपनी आदतों का अनुसरण करना था, जिनका अभ्यास बार बार करने से क्रिया आदत में तब्दील होती है। सैन डियागो का क्वार्टरबैक स्क्रमेज लाइन की ओर आया। उसने पहले दाईं ओर देखा और फिर बाईं ओर और फिर 1 2 3 चिल्लाते हुए गेंद अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद वह 5 कदम पीछे गया और सीधा खड़ा हो गया। उसने अपना सिर उठाकर यह जायजा लिया कि गेंद किस रिसीवर की ओर मारी जाए। खेल शुरू हुए 3 सेकंड बीत चुके थे। स्टेडियम में मौजूद हर इंसान की आंखें और सारे टेलीविजन कैमरा चार्जर्स क्वार्टरबैक पर केंद्रित थे। इसके चलते अधिकतर लोग बुकानेस की क्रियाएं देखने में असफल रहे। जैसे ही गेंद हम्फ्रीज के पास आई, अफसा फौरन सक्रिय हो गए। खेल शुरू होने के पहले ही क्षण में उन्होंने दाईं ओर बढ़कर स्क्रमेज लाइन पार कर ली। यह इतनी जल्दी हुआ कि चार्जर्स का ऑफेंसिव लाइनमैन उनका रास्ता नहीं रोक सका। अगले ही क्षण अफसा तीव्र गति से उस ओर दौड़े। उसके अगले ही क्षण में वह क्वार्टरबैक के काफी करीब जा पहुंचे। अफसा की गति इतनी तीव्र थी कि यह गौर कर पाना मुश्किल हो गया कि उनके पैर इतनी चपलता से किस ओर मुड़ रहे हैं। इसके कारण चार्जर्स के ऑफेंसिव लाइनमैन के लिए यह अनुमान लगाना नामुमकिन हो गया कि अफसा किस ओर जाएंगे। खेल शुरू होने के चौथे सेकंड में सैन डियागो के क्वार्टरबैक हम्फ्रीज से एक गलती हो गई। उन्होंने तिरछी नजर से अफसा को देखा और समझ गए कि अब वह बुकानेर्स के आक्रमण से अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। अपनी इस हड़बड़ी के कारण वे अपनी चाल चलने से पहले जरा हिचकिचा। हम्फ्रीज ने अपनी टीम के नए खिलाड़ी टाइड एंड ब्रायन रोस को देखा। वह करीब 20 यार्ड दूर था। सैन डियागो के एक और रिसीवर हम्फ्रीज के काफी करीब खड़ा था और अपना हाथ हिलाते हुए इशारा कर रहा था कि हम्फ्रीज गेंद को उसकी ओर मारे। गेंद को सबसे करीब के खिलाड़ी की ओर मारना ही सुरक्षित चुनाव होता है, पर हम्फ्रीज पर मानसिक दबाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने पल भर के लिए अपने सामने का जायजा लिया और हाथ ऊपर उठाते हुए गेंद को रोस की ओर मार दिया। डंगी को इसी की उम्मीद थी। वह भी यही चाहते थे कि विपक्षी खिलाड़ी दबाव में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेना शुरू कर दें। गेंद के हवा में आते ही बुकानेस का सेठी जॉन लिंच आगे बढ़ने लगा। उसका काम आसान हो चुका था। खेल शुरू होते ही वह दौड़कर एक निश्चित स्थान पर पहुंचा था और सही इशारे का इंतजार कर रहा था। यह बहुत ही दबाव वाली स्थिति थी, लेकिन डंगी ने लिंच को इस प्रकार प्रशिक्षित किया था कि अब यह सब उनकी आदत बन गई थी। लिंच रोज से 10 यार्ड की दूरी पर खड़ा इंतजार कर रहा था।
इसी का परिणाम था कि क्वार्टरबैक हम्फ्रीज के हाथ से गेंद छूटने से पहले ही लिंच रोज से 10 यार्ड की दूरी पर खड़ा इंतजार कर रहा था। लिंच इतना प्रशिक्षित था कि गेंद के हवा में आते ही उसे कुछ इशारे मिलने लगे थे, जैसे क्वार्टरबैक के चेहरे और हाथों की दिशा, सभी रिसीवरों के बीच का स्थान आदि। इन इशारों के कारण ही हम्फ्रीज के गेंद फेंकने से पहले ही लिंच आगे बढ़कर अपना स्थान ले चुका था। सैन डियागो का रिसीवर रोस गेंद पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पहले से तैयार खड़े लिंच ने उसके बगल से निकलकर गेंद बीच में ही रोक ली। रोस प्रतिक्रिया देता इससे पहले ही लिंच मैदान की दूसरी ओर चार्जर्स के इंड जोर की ओर दौड़ने लगता। बुकानेर्स के अन्य खिलाड़ी उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोकने के लिए पहले से ही अपने स्थान पर तैयार खड़े थे। लिंच ने पहले 10, फिर 15, इसके बाद 20 और लगभग 25 यार्ड दौड़कर सीमा रेखा पार कर ली। इस पूरे खेल में अब तक केवल 10 सेकंड ही खर्च हुए थे। 2 मिनट बाद बुकानेर्स को टचडाउन का स्कोर मिला। पूरे खेल में पहली बार वह विपक्षी से आगे चल रहे थे। इसके 5 मिनट बाद उन्हें एक फील्ड गोल मिला। इस दौरान डंगी के बचाव पक्ष के खिलाड़ी चार्जर्स द्वारा स्कोर बराबर करके खेल में वापस लौटने की हर कोशिश को नाकाम करते रहे। खेल समाप्त हुआ और बुकानेर्स 25-17 से जीत गए, जो फुटबॉल के इस सत्र का सबसे बड़ा उलटफेर था। खेल के अंत में डंगी और लिंच एक साथ मैदान से बाहर आए। वहां से गुजरते समय लिंच ने डंगी से कहा, आज मैदान पर सब कुछ जरा बदला हुआ सा लग रहा था, क्योंकि अब हम खुद पर विश्वास करने लगे हैं। डंगी ने जवाब दिया, एक कोच आदत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करके टीम का पुनर्निर्माण कैसे करता है, इस बात को समझने के लिए हमें खेल की दुनिया के दायरे से बाहर जाकर देखना होगा। सन 1934 में न्यूयॉर्क शहर की एक इमारत के गंदे और अंधेरे तलघर में आदत परिवर्तन की नई योजना बनी थी। यह ऐसी योजना थी जिससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए। इसे आदत परिवर्तन की दुनिया की सबसे सफल योजना कहा जा सकता है। इस तलघर में बैठे 39 वर्षीय बिल विल्सन, जिन्हें शराब पीने की लत थी, वह वर्षों पहले मैसाचुसेट्स न्यू बेडफोर्ड में थे। यहाँ सेना अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। विल्सन को पहले विश्व युद्ध के लिए फ्रांस भेजा जाना था, जिसके लिए उन्हें मशीन गन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने पहली बार शराब का सेवन इसी शिविर के दौरान किया था। शिविर के आसपास के इलाकों में रहने वाले अनेक रईस परिवार वहां प्रशिक्षण ले रहे भावी सैनिकों को अक्सर भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। एक रविवार की रात विल्सन भी ऐसे ही एक कार्यक्रम में गए। वहां पहुंचते ही उनके हाथ में रेयरबिट यानी एक विशेष ढंग से बनाया गया चीज और टोस्ट और बियर का एक गिलास थमा दिया गया। उस समय वह सिर्फ 22 वर्ष के थे और इससे पहले उन्होंने कभी शराब को छुआ तक नहीं था। उन्होंने सोचा कि उन्हें यहाँ जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसे ठुकराना अपशिष्टता होगी, इसीलिए उन्होंने चुपचाप बियर पी ली। इसके कुछ सप्ताह बाद विल्सन को एक बार फिर एक शानदार कार्यक्रम का न्योता आया, जहां पुरुषों ने टक्सीडो धारण कर रखे थे और औरतें उनसे फ्लर्ट कर रही थीं। उसी समय एक बटलर आया और उसने विल्सन के हाथों में ब्रांकस कॉकटेल का गिलास थमा दिया, जो कि व्हाइट वाइन, जिन और संतरे के रस का मिश्रण था। विल्सन ने बताया कि उस कॉकटेल का केवल एक घूंट पीकर ही उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने अमृत पा लिया हो। 1930 के दशक के मध्य में विल्सन यूरोप से वापस लौटे। तब तक उनका वैवाहिक जीवन समाप्ति की कगार पर था और उन्होंने शेयर मार्केट से जो पैसे कमाए थे वह भी उड़नछू हो चुके थे। इस दौरान विल्सन हर रोज 3 बोतल शराब पीने लगे थे। फिर नवंबर के महीने में एक दिन दोपहर के समय उदास बैठे विल्सन को एक पुराने मित्र का फोन आया। एक समय था जब यह मित्र और विल्सन साथ बैठकर शराब पीते थे। विल्सन ने उसे अपने घर बुलाया और एक जग में शराब और अनानास का रस मिलाकर कॉकटेल बनाया। मित्र के आने पर विल्सन ने उसे एक गिलास में यह कॉकटेल परोसा, लेकिन विल्सन के मित्र ने गिलास वापस कर दिया। उसने बताया कि उसने शराब छोड़ दी है और पिछले 2 महीनों से शराब को छुआ तक नहीं है। यह सुनकर विल्सन आश्चर्यचकित रह गए। वे अपने जीवन के उन संघर्षों के बारे में बताने लगे जो शराब की लत के कारण पैदा हुए। एक बार विल्सन ने नशे में धुत होकर कंट्री क्लब में बवाल किया था, जिसके कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। विल्सन ने अपने मित्र को बताया कि उन्होंने शराब छोड़ने की बहुत कोशिश की और नशा मुक्ति केंद्र जाकर अनेकों दवाइयां भी ली, पर शराब छोड़ने में सफल नहीं हो सके। एक बार अपनी पत्नी से शराब छोड़ने का वादा करने के बाद विल्सन शराब से परहेज करने वाले एक संघ में भी शामिल हुए थे, पर यह उपाय भी उनके काम नहीं आया। तो फिर तुमने आखिर शराब कैसे छोड़ी? विल्सन ने अपने मित्र से पूछा। धर्म की मदद से, मित्र ने जवाब दिया। इसके बाद वह विल्सन को इच्छा, पाप, नर्क और शैतान के बारे में बताने लगा। उसने कहा कि सबसे पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम पाप कर रहे हो,
फिर तुम्हें खुद को ईश्वर के हवाले करना होगा। यह सब सुनकर बिल्सन को लगा कि उसके मित्र का दिमाग फिर गया है। बिल्सन लिखते हैं, यह मित्र पिछली गर्मियों में शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहा करता था, जबकि अब उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वह धर्म को लेकर सनकी हो गया है। मित्र के जाने पर बिल्सन ने कॉकटेल का वह जग खत्म किया और सो गए। इसके एक महीने बाद दिसंबर 1934 में बिल्सन को चार्ल्स बी टाउन्स हॉस्पिटल फॉर ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन में भर्ती होना पड़ा। यह मैनहट्टन के बाहर स्थित एक प्रसिद्ध नशा मुक्ति केंद्र था। उस समय नशा मुक्ति केंद्रों में शराब की लत छुड़वाने के लिए बेल्लाडाओना नामक एक दवा का उपयोग किया जाता था। इस दवा से कई बार मरीजों को हेलुसिनेशन यानी मत भ्रम की वह स्थिति जब मरीज के लिए वास्तविकता और कल्पना में फर्क करना मुश्किल हो जाता है भी होने लगता था। नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर हर 1 घंटे में बिल्सन को यह दवाई दे रहे थे। यहाँ बिल्सन एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर पड़े रहते थे और बार बार होश में आते जाते रहते थे। फिर बिल्सन के साथ भी वही हुआ जो ऐसी स्थिति में लगभग सभी के साथ होता है। बिल्सन व्यथा से छटपटाने लगे। वे कई दिनों तक मत भ्रम की पीड़ादायक स्थिति से गुजरते रहे। इसके बाद उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो उनके शरीर पर बहुत सारे कीड़े रेंग रहे हों। उनकी तबीयत इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि वे अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहे थे। उस समय वे इतनी पीड़ा भोग रहे थे कि उनसे रहा नहीं गया और आखिरकार वे मदद के लिए चिल्लाने लगे, अगर इस संसार में वाकई कोई भगवान है तो मेरे सामने आए। मैं इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। अपना यह भयानक अनुभव बांटते हुए बाद में बिल्सन ने लिखा कि अचानक उस कमरे में सफेद रोशनी फैल गई और मेरा सारा दर्द समाप्त हो गया। मुझे लगा मानो मैं किसी पर्वत के शिखर पर खड़ा हूँ और वहाँ तेज हवा चल रही है। वह हवा मेरे अंदर समाहित हो गई है और अब अचानक मुझे एहसास हुआ कि अब मैं स्वतंत्र हूँ। मेरा मन खुशी से भर गया। फिर धीरे धीरे यह खुशी कम भी हो गई। आखिरकार मैं था तो उसी कमरे में जहां मैं बिस्तर पर पड़ा यह सब सोच रहा था, पर अब मैं एकदम अलग ही दुनिया में था। यह हमेशा सचेत रहने वाली नई दुनिया थी। इसके बाद बिल्सन ने दोबारा कभी शराब नहीं पी। 36 वर्ष बाद सन 1971 में बिल्सन की एम्फीजीम यानी वास्तस्फीति नामक बीमारी के कारण मौत हो गई। तब तक उन्होंने अपना सारा जीवन अल्कोहलिक्स एनोनिमस नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक सहायता फेलोशिप संगठन स्थापित करने और उनका प्रचार प्रसार करने में लगा दिया। इस फेलोशिप का उद्देश्य था अपने सदस्यों को दोबारा शराब की ओर जाने से रोकना और अन्य शराबियों को यह लत छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्सन ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इतना प्रचार किया कि यह आदत परिवर्तन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर संगठन बन गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस द्वारा प्रतिवर्ष करीब 2.1 अरब लोगों को मदद दी जाती है। इस संगठन ने लगभग 10 अरब लोगों को शराब की लत से मुक्त कराया है। हालांकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद के बावजूद हर किसी को यह लत छोड़ने में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि इस संगठन के सभी सदस्य गुमनाम होते हैं। इसलिए इसकी सफलता का आकलन करना मुश्किल है। लेकिन करोड़ों लोग अपना जीवन बचाने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ही धन्यवाद देते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मूल सिद्धांत हैं इसके 12 कदम, जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। अत्यधिक खाना, जुआ खेलना, ऋण, लैंगिक संबंध, ड्रग्स, जमाखोरी, स्वयं को शारीरिक चोट पहुंचाना, धूम्रपान, वीडियो गेम खेलने की लत, भावनात्मक निर्भरता और ऐसे ही दर्जनों आत्मघाती व्यवहारों के इलाज में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मूल सिद्धांतों का उपयोग होता है। यह संगठन ऐसी कई तकनीकें और परिवर्तन सूत्र बताता है जो वाकई बेहद सशक्त और प्रभावी हैं। हालांकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यह सफलता काफी हद तक अनपेक्षित थी। इसका कारण यह है कि विज्ञान और इलाज की सर्वमान्य पद्धतियों से इस संगठन का कोई नाता नहीं है। यह बात सही है कि शराब पीने की लत केवल एक बुरी आदत भर नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसकी जड़ें मनोवैज्ञानिक और अनुवांशिक स्तर तक जाती हैं। शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि शराब की लत लगने के अनेक कारण साइकियाट्रिक यानी मनोवैज्ञानिक, पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लत लगने के इन कारणों पर चोट नहीं की जाती, बल्कि यहाँ तो वैज्ञानिक पहलुओं और मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए गए उपायों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसी पद्धति उपलब्ध कराता है जिससे शराब पीने से जुड़ी आदतों पर चोट की जा सके। अगर एक वाक्य में कहें
तो यह संगठन आदतों के फंदों को परिवर्तित करने की एक विशालकाय योजना है। शराब की लत से जुड़ी आदतें बहुत गहराई तक बसी होती हैं, लेकिन इस संगठन के कारण यह पता चलता है कि गहरी से गहरी आदत को भी परिवर्तित किया जा सकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना करने से पहले ना तो बिल विल्सन ने अकादमिक किस्म की जानकारियां देने वाली पत्र पत्रिकाएं पढ़ी थी और ना ही डॉक्टरों से सलाह मशविरा किया था। उन्होंने तो अपनी शराब की लत पर संयम पाने के कुछ वर्षों बाद एक रात यूं ही बिस्तर में बैठे बैठे जल्दबाजी में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रसिद्ध 12 कदमों को कागज पर लिखा था, जो बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सिद्धांत बन गए। इस संगठन के अनेक पहलू अवैज्ञानिक ही नहीं, विचित्र भी हैं। जैसे विल्सन ने 12 का आंकड़ा इसलिए चुना क्योंकि ईसाई धर्म में देवदूतों की संख्या 12 होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस यह आग्रह करता है कि शराब के लती लोग 90 दिनों की समय अवधि में संगठन की 90 मीटिंग्स में शामिल हो, पर यह समय अवधि किसी विशेष कारणवश नहीं चुनी गई है। इसी तरह यह संगठन आध्यात्मिकता पर बड़ा जोर देता है, जिसके बारे में तीसरे कदम में बताया गया है कि शराब की लत से ग्रस्त लोगों को अपनी इच्छा और अपना जीवन पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करने का निर्णय ले लेना चाहिए। इससे वे अपनी लत से मुक्त हो सकेंगे। इस योजना के 12 में से 7 कदमों में ईश्वर और आध्यात्मिकता की बात की गई है। यह अपने आप में बड़ी ही विचित्र बात है, क्योंकि इसके संस्थापक स्वयं नास्तिक थे और धर्म का खुलेआम विरोध करते थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स का कोई भी निश्चित समय अथवा पाठ्यक्रम नहीं होता। आमतौर पर मीटिंग्स में आने वाला कोई एक सदस्य अपनी कठिनाइयों के बारे में बात करके मीटिंग की शुरुआत करता है, जिसके बाद अन्य लोग अपनी बातें बताने लगते हैं। ऐसी किसी भी मीटिंग में ना तो कोई मनोविज्ञानी होता है और ना ही कोई विशेषज्ञ जो इन लोगों के बीच हो रही बातों को किसी विशिष्ट दिशा की ओर ले जाए। इन मीटिंग्स को किसी विशिष्ट ढंग से आयोजित करने के कोई विशेष नियम भी नहीं तय किए गए हैं। पिछले 5 दशकों में व्यवहार विज्ञान, औषधि विज्ञान और इंसानी दिमाग को समझने की दिशा में जो भी खोजें हुई हैं, उनसे मनोविज्ञान और लत संबंधी शोध कार्य के कई पहलुओं में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस अब भी अतीत में अटका हुआ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कभी भी कठोर रवैया नहीं अपनाता, जिसके कारण विद्वान और शोधकर्ता कई बार इसकी आलोचना कर चुके हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि इस संगठन में आध्यात्मिकता पर जितना बल दिया जाता है, उसके कारण यह शराब की लत छुड़वाने वाला संगठन कम और धार्मिक संप्रदाय अधिक लगता है। हालांकि पिछले 15 वर्षों में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी क्रांति सी आ गई है। इसलिए अब कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इस संगठन की पद्धतियां बहुमूल्य प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको और अन्य दर्जन भर से अधिक शोध केंद्रों के शिक्षकों और विशेषज्ञों को अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पद्धतियों में वही विज्ञान नजर आने लगा है जिसका उपयोग टोनी डंगी फुटबॉल के मैदान पर करते थे। उनके निरीक्षण का जो भी परिणाम निकला वह आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम की ही पुष्टि करता है। दरअसल इस संगठन की व्यापक सफलता का राज यह है कि शराब की लत छुड़ाने की इसकी पद्धतियों में लती लोगों के लिए जो इशारे और इनाम होते हैं वे तो समान ही रहते हैं, पर उनकी क्रियाओं में बदलाव लाया जा सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शराब के लती इंसान पर इस बात का पता लगाने के लिए जोर डाला जाता है कि वह शराब पीने की क्रिया किन इशारों के कारण करता है और इससे उसे कौन सा इनाम मिलता है। एक बार इन इशारों और इनामों का पता लगने के बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक नई क्रिया ढूंढने में लती इंसान की मदद करता है। जब क्लाउड हॉपकिंस को पेप्सोडेंट बेचना था तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोजा जिससे ग्राहक के अंदर नई इच्छा का निर्माण हो और फिर उससे एक नई आदत विकसित हो। पर किसी भी पुरानी आदत को बदलने के लिए पुरानी इच्छा पर ध्यान देना आवश्यक है। पुरानी आदत को बदलने के लिए इच्छा को तृप्त करने वाले पुराने इशारों और इनामों को जस का तस रखते हुए उसमें एक नई क्रिया का समावेश करना पड़ता है। जैसे विल्सन द्वारा लिखे गए चौथे और 5वें कदम पर गौर करें। चौथा कदम कहता है स्वयं की खोज करो, भय मुक्त बनो, जबकि 5वां कदम कहता है अपनी गलतियों को ईश्वर के सामने, स्वयं के सामने और दूसरों के सामने स्वीकार करो। पिछले 1 दशक से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पद्धतियों का अध्ययन कर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के शोधकर्ता जे स्कॉट टोनिगन कहते हैं, इस संगठन के 12 कदमों का अनुसरण करने के लिए लती इंसान को उन सभी इशारों की सूची बनानी पड़ती है जिससे उसके अंदर शराब पीने की इच्छा जागृत हो जाती है।
जब लती इंसान को स्वयं का शोध करने के लिए कहा जाता है तो वह उन सभी बातों पर विचार करने लगता है जो उसके अंदर शराब पीने की इच्छा पैदा करती है। फिर जब वही इंसान सबके सामने अपनी सारी गलतियां स्वीकार करता है तो वह हर उस क्षण पर विचार करने लगता है जब वह खुद पर संयम नहीं रख पाया था। यह तरीका जिस अंदाज में इंसान को आईना दिखाता है वह वाकई बेहतरीन है। इसके बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस इन शराब के लती लोगों से इस बात का पता लगाने को कहता है कि उन्हें शराब पीने से कौन सा फायदा होता है, यानी कौन सा इनाम मिलता है। शराब के लती लोगों से पूछा जाता है कि आपकी ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जिनसे आदत का यह फंदा सक्रिय होता है। अधिकतर लोग शराब का नशा चढ़ने को इस सूची में नहीं रखते। उनका कहना तो ये होता है कि शराब पीने से उन्हें परिस्थितियों से पलायन करने, तनाव और अकेलेपन से मुक्त होने, व्याकुलता से क्षणिक छुटकारा पाने और दबी भावनाओं को बाहर निकालने का अवसर मिलता है। वास्तव में उनके अंदर शराब पीने की जो इच्छा पैदा होती है वह शराब से होने वाले नशे के लिए नहीं होती। वे तो बस अपनी चिंताओं से मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे होते हैं। शराब के सेवन से शरीर पर होने वाली असर यानी नशे को अधिकतर लोग इनाम की तरह नहीं देखते। जर्मनी के न्यूरोलॉजिस्ट यानी तंत्रिका विज्ञानी उल्फ म्यूलर शराब के लती लोगों की दिमागी गतिविधियों का अध्ययन कर चुके हैं। उनका कहना है कि शराब में एक सुखवादी तत्व है, लेकिन लोग अक्सर किसी चीज को भुलाने के लिए अथवा कुछ इच्छाओं को तृप्त करने के लिए शराब पीते हैं। ऐसी मानसिक इच्छाएं और शारीरिक सुख से तृप्त होने वाली इच्छाएं दिमाग के अलग अलग हिस्सों में पैदा होती हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिससे शराब खाने में मिलने वाले इनाम लोगों को इस संगठन की मीटिंग्स में मिल सके। जैसे इस संगठन से जुड़ने वाले हर इंसान का एक स्पॉन्सर होता है जिसकी मदद से लोगों की अकेलेपन से मुक्ति और मित्र पाने की इच्छा पूरी होती है। आजकल लोग जीवन में प्लान करने के लिए, चिंता से मुक्ति के लिए और अंदर से खाली होने यानी मानसिक बोझ से मुक्ति पाने के लिए अपने सप्ताह का आखिरी दिन शराब खाने में बिताते हैं। लेकिन इस संगठन की मीटिंग्स में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इंसान को शराब खाने में जाने की आवश्यकता ही न पड़े। यहाँ शराब के लती लोगों को चिंता से मुक्ति के लिए अपने अपने स्पॉन्सर से बात करने और मीटिंग्स में आने के लिए प्रेरित किया जाता है। टोनी गन बताते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस लोगों में हर रात शराब पीने की क्रिया के स्थान पर नई क्रियाओं का निर्माण करता है। इसकी मीटिंग्स में लोगों को बेझिझक अपनी चिंताओं और परेशानियों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए इशारा और इनाम समान रहते हैं, केवल क्रियाओं में और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। इशारा व इनाम समान रखें, केवल क्रिया बदलें। शराब पीने वालों के इशारे और इनाम समान रखकर क्रिया कैसे परिवर्तित की जा सकती है, इसका एक प्रभावशाली प्रयोग 2007 में हुआ। जर्मनी के न्यूरोलॉजिस्ट यानी तंत्रिका विज्ञानी म्यूलर और यूनिवर्सिटी ऑफ मैगडेबर के उनके कुछ सहकर्मियों ने लंबे समय से शराब छोड़ने का प्रयास करने वाले 5 लोगों के दिमाग में एक ऑपरेशन के जरिए सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल यंत्र लगा दिए।